सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना किस प्रकार से होती है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों। आज का टॉपिक रहेगा अधीनस्थ न्यायालय। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय के नियंत्रण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है, उसमें जज बैठते हैं, न्यायाधीश। सामान्यतः हम जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति होते हैं उनको भी जज बोल देते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति यानी जस्टिस होते हैं। उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति यानी जस्टिस होते हैं, जबकि जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है, उसमें जज होते हैं। जज जब पदोन्नत हो जाते हैं तब वो न्यायमूर्ति के पद पर बैठते हैं। तो इस प्रकार से जिला एवं सत्र न्यायाधीश का जो न्यायालय होता है उसमें जज बैठते हैं। इससे ऊपर वाले जो न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, तो इस प्रकार से उसमें न्यायमूर्ति यानी जस्टिस बैठते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है, उनमें दोनों पक्ष जो होते हैं, एक तो जिस प्रकार से चाहे वो दीवानी पक्ष हो और चाहे वो फौजदारी पक्ष हो, दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश का जो न्यायालय होता है जिसमें जज बैठते हैं, उसमें दीवानी पक्ष व फौजदारी पक्ष दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। दीवानी पक्ष यानी सिविल केसेस और फौजदारी पक्ष यानी क्रिमिनल केसेस। तो सिविल केस होते हैं उनको व्यवहार मामले हिंदी में कहा जाता है और सिविल केस को उर्दू में दीवानी मामले कहा जाता है। तो जिस प्रकार से एक तो दीवानी जो मामला होता है यानी सिविल केस, व्यवहार से संबंधित जो मामला होता है वो आता है दीवानी पक्ष में, यानी सिविल केस, व्यवहार मामले या फिर दीवानी मामले, उर्दू में इनको कहा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो दीवानी मामले होते हैं वो क्या होते हैं। तो दीवानी मामले वे मामले होते हैं जिसमें संपत्ति या अर्थ संबंधी जो मामले आते हैं वो दीवानी मामले होते हैं। जैसे वस्तुओं का क्रय विक्रय है, लेन देन है, इस प्रकार जो मामले आते हैं वो दीवानी मामले होते हैं। तो किस प्रकार से, जिस प्रकार से कोई वस्तु है, किसी प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय है या फिर किसी वस्तु का लेन देन है, यानी अर्थ व संपत्ति संबंधी जो मामले होते हैं वो दीवानी मामले होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे फौजदारी मामले क्या होते हैं। तो फौजदारी जो मामले होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं। फौजदारी मामले आपराधिक कृत्यों से संबंधित होते हैं। फौजदारी मामले आपराधिक कृत्यों से संबंधित होते हैं। जैसे हत्या एक फौजदारी मामला है, इसी प्रकार से बलात्कार, धोखाधड़ी, मारपीट, डकैती, चोरी आदि के जो मामले होते हैं वो फौजदारी मामले कहलाते हैं। तो हत्या, इसके अलावा बलात्कार, धोखाधड़ी, मारपीट,
डकैती, चोरी आदि के जो मामले होते हैं, वो मामले कौन से होते हैं? वो मामले होते हैं फौजदारी मामले। तो देखिए विद्यार्थियों, जो दीवानी मामले होते हैं, दोबारा देखना, जो दीवानी मामले होते हैं वो मामले अमेंड्स यानी हर जाना, अमेंड्स यानी हर जाना, या कंपनसेशन यानी मुआवजा, हर जाना या मुआवजा यानी अमेंड्स या कंपनसेशन से संबंधित होते हैं। इसको अनुतोष और क्षतिपूर्ति भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अनुतोष और क्षतिपूर्ति भी कहा जाता है, से संबंधित होते हैं। तो जो दीवानी मामले होते हैं, जिनको व्यवहार मामले भी कहते हैं, जो सिविल केस होते हैं, वो किससे संबंधित होते हैं? वो व्यवहार से संबंधित होते हैं। इसके अलावा उसका संबंध होता है अर्थ यानी धन, संपत्ति, वस्तुओं का क्रय विक्रय, इससे संबंधित होता है। और इसके अलावा जो दीवानी मामले होते हैं वो हर जाने या मुआवजे से संबंधित होते हैं। इसके अलावा जो फौजदारी मामले होते हैं, वो फौजदारी मामले किससे संबंधित होते हैं? तो ये फौजदारी मामले पनिशमेंट या लेदरिंग, दंड और सजा से संबंधित होते हैं। दंड या सजा से संबंधित होते हैं। जो फौजदारी मामले होते हैं वो पनिशमेंट या लेदरिंग यानी दंड या सजा से संबंधित होते हैं। तो जो व्यवहार के जो मामले होते हैं, उन प्रकार के मामलों में, उन प्रकार के केसेस में हर्जाने या मुआवजे को जोड़ा जाता है या इससे संबंधित निर्णय दिया जाता है। इसके अलावा जो फौजदारी पक्ष होता है या फौजदारी मामले होते हैं, उसमें दंड या सजा का प्रावधान किया जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये दो प्रकार के मामले हो गए, दीवानी और फौजदारी। ये दोनों प्रकार के जो मामले हैं वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सुने जाते हैं। तो अब इसे आगे वाले में हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार से दीवानी पक्ष है उसकी सुनवाई होती है और किस प्रकार से फौजदारी पक्ष की मामलों की सुनवाई होती है। हाँ, तो विद्यार्थी, कुछ मामले दोनों प्रकृति के होते हैं। जैसे किसी ने आपके घर पर कब्जा कर लिया, तो वह जितने समय वह आपके घर में रहा, उसके लिए आप व्यवहार न्यायाधीश से क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए, यानी यहां पर क्षतिपूर्ति के लिए आप कह सकते हो, क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए विवाद दायर कर सकते हैं। और दूसरी ओर आप कब्जा करने वाले को सजा दिलाने के लिए दंडाधिकारी के पास वाद भी दायर कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ एक मामले ऐसे भी बनते हैं जो दीवानी पक्ष व फौजदारी पक्ष दोनों से संबंधित हो सकते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं कि जो दीवानी मामले होते हैं उनकी सुनवाई कहाँ होती है और जो फौजदारी मामले होते हैं उनकी सुनवाई कहाँ होती है। तो देखिए, इन दोनों मामलों की सुनवाई तो जज ही करता है। किसके द्वारा की जाती है? जज के द्वारा ही की जाती है। लेकिन जब कोई मामला दीवानी कोर्ट में जाता, दीवानी पक्ष में जाता है, तब वो मामला पहुंचेगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास। यानी कोई दीवानी पक्ष का मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है तो उसकी सुनवाई की जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा। कहने का मतलब है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय में जाएगा तो उसकी सुनवाई किसके द्वारा की जाएगी? जिला न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। तो इस प्रकार से जब जज सिविल केस की सुनवाई कर रहा होता है तब वह डिस्ट्रिक्ट जज होता है, यानी जिला न्यायाधीश होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और जब जज किसी फौजदारी मामले की सुनवाई कर रहा होता है तो वही जज सेशन मजिस्ट्रेट होता है सेशन कोर्ट में, यानी जब वही जज सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश होता है। जज तो एक ही है, लेकिन जब वह दीवानी पक्ष की सुनवाई कर रहा होता है तब वह जिला न्यायाधीश होता है, और वही जज जब फौजदारी पक्ष की सुनवाई कर रहा होता है तब सत्र न्यायाधीश होता है। क्योंकि यहां पर
जो हमने देखा कि फौजदारी जो पक्ष होता है वो दंड से संबंधित होता है, यानी सजा से संबंधित होता है, और यह जो दीवानी पक्ष होता है यह व्यवहार से संबंधित होता है। यानी यहाँ पर जो होता है यह व्यवहार से संबंधित होता है, और यहाँ पर यह सजा का प्रावधान होता है, इसलिए दंड से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर यह देखा कि किस प्रकार से एक जज है वो जब एक सिविल केस की सुनवाई करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी जिला न्यायालय में, तब वह जज जिला न्यायाधीश का कार्य कर रहा होता है। और वही जज जब सेशन कोर्ट क्रिमिनल केस यानी फौजदारी पक्ष की सुनवाई कर रहा होता है सेशन कोर्ट में, तो सेशन मजिस्ट्रेट यानी सत्र न्यायाधीश होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जिला न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश के बारे में या सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय के बारे में अध्ययन किया। अब आगे देखने जा रहे हैं कि दीवानी पक्ष में और फौजदारी पक्ष में इसके नीचे की अदालत क्या होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसे नीचे यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उस कोर्ट के अधीन अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होता है। किसका होता है? अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होता है। और अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं। तो अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होता है। और इसी प्रकार से हम देखें तो जो सत्र न्यायालय होता है उसके अधीन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। सत्र न्यायालय के नीचे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहां पर देखा कि किस प्रकार से जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है उसमें दीवानी पक्ष की सुनवाई कैसे होती है और फौजदारी पक्ष की सुनवाई कैसे होती है। अब इससे जो नीचे का न्यायालय होता है या इससे नीचे की जो सुनवाई की जाती है वो होती है, यदि हम देखें दीवानी पक्ष की सुनवाई तो होती है मुंसिफ अदालत में। कहां पर होती है? मुंसिफ अदालत में। और इसको कहा जाता है व्यवहार न्यायाधीश यानी सिविल जज। मुंसिफ अदालत में व्यवहार न्यायाधीश होता है और उसको बोला जाता है सिविल जज। इसी प्रकार से यदि फौजदारी पक्ष की हम बात करें तो फौजदारी पक्ष में न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है जिसको बोला जाता है मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी। मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जब सबसे पहले कोई आपराधिक मामला मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी के पास जाता है तो दंडाधिकारी यह देखता है कि यह मामला है वो कौन सी धारा के अंतर्गत बन रहा है। तो यदि 3 वर्ष तक की धारा के अंतर्गत आने वाला जो मामला होता है उसकी सुनवाई मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है और मजिस्ट्रेट द्वारा 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो मामला जब मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी के पास आता है तो दंडाधिकारी को 3 वर्ष तक के मामले में सजा के मामले में सुनवाई की छूट होती है। उसके बाद यदि मामला बड़ी धारा से संबंधित है या बड़ी सजा से संबंधित है तो वो मामला जो मजिस्ट्रेट होता है या दंडाधिकारी होता है वो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास भेज देता है। यह मजिस्ट्रेट होता है तो यह क्या करता है? सीजेएम किसके पास है? सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है। और वहां पर जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है वहां पर जो मामला है उसकी जो 7 वर्ष की सजा तक का मामला है वहां तक सुनवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में होती है। तो इस प्रकार से मजिस्ट्रेट है वो 3 वर्ष की सजा तक का प्रावधान कर सकता है। और इसी प्रकार से
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय है उसमें 7 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। यदि मामला इससे ऊपर का होता है तो ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी है वो मामले को ऊपर सेशन कोर्ट में सेशन मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है। तो यहां पर जो सेशन मजिस्ट्रेट होते हैं वो किसी भी मामले में यानी उस धारा के अनुसार उम्र कैद या मृत्यु दंड तक की सजा भी दे सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के मामले में जो होते हैं उसके लिए उच्च न्यायालय का अनुमोदन जरूरी होता है। उच्च न्यायालय के अनुमोदन के बिना उम्र कैद या मृत्यु दंड का जो प्रावधान किया गया है वो उच्च न्यायालय के अनुमोदन के बिना प्रभावी नहीं होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने अधीनस्थ न्यायालय के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान से संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।